हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग इसके प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय को देखने वाले हैं। इसमें आप लोग इसके प्रथम उत्थान का समय जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रथम उत्थान है, इसके बाद द्वितीय उत्थान आएगा और तृतीय उत्थान आएगा। इस तरह के 3 उत्थान जो हैं वो गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत आएंगे। तो तीनों उत्थानों का समय आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा गया है। तो प्रथम उत्थान का समय है संवत 1925 से 1950। प्रकरण 1 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से गद्य की भाषा को सुदृढ़ एवं परिमार्जित किया है और हिंदी साहित्य को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक कौन कौन से थे और किस प्रकार की पत्रिकाएं जो है इनके समय में, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में अस्तित्व में आई, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में सहयोग प्रदान किया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो जिस प्रकार से उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित किया, उसी प्रकार से उन्होंने हिंदी साहित्य में भी जो है वो बदलाव किए। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुंशी सदा सुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी। लल्लू लाल में ब्रज भाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले वाले जो प्रकरण हैं उनमें हम लोग देख चुके हैं। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित ना था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम ना था, यानी आगरा की बोलचाल की जो शब्द जो है वो उनकी भाषा में दिखाई पड़ते हैं। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रज भाषा का भी बहुत संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। तो उन्होंने ब्रज भाषा में जो पुराने शब्द चलते चले आ रहे थे उनको सबको हटा करके नए शब्दों को स्थान दिया। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। तो यानी कि उन्होंने साहित्य में भी जो है परिवर्तन किया। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। यानी भक्ति, श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविताएं ही होती चली आ रही थी। तो इस प्रकार की भक्ति और श्रृंगार आदि की कविताएं होती चली आ रही थी, तो उन्होंने उसको नया मोड़ दिया। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था। यानी बंगाल में नए ढंग के जो नाटक और उपन्यासों का सूत्रपात जो है वो हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। यानी कि उसमें जिस प्रकार की भक्ति और श्रृंगार आदि की जो पुरानी कविताएं हो रही थी उससे हट करके इन्होंने उसकी दिशा जो है वो जीवन के साथ जोड़ दी। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ गया था, यानी जो अलगाव आ गया था, उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। तो नई नई दिशाएं जो है साहित्य को इन्होंने दी। उर्दू के कारण अब हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा था। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मंझी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न ही ना रह गया।
तो ये पंक्ति तो इम्पॉर्टेंट है। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया। तो भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल में, यानी भारतेंदु के अल्प जीवन काल में ही उनके लेखकों का एक खासा मंडल जो है वो तैयार हो गया था, जिसके भीतर कौन कौन आते हैं? जिसके भीतर आते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो इनके सहयोगी लेखक जो है भारतेंदु के, ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन लेखकों को आप लोग याद रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैली में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। तो किन दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं? उनकी भावावेश की शैली, दूसरी और तथ्य निरूपण की। भावावेश की शैली एक, तो दूसरी तथ्य निरूपण की शैली। दो प्रकार की शैलियों का प्रभाव जो है वो व्यवहार जो है वो शुक्ल जी भारतेंदु में पाते हैं। भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वस्तु वर्णन, दृश्य वर्णन में विषय अनुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजना की, जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते हैं। तो जो वस्तु वर्णन व दृश्य वर्णन में जो कठोर संस्कृत के शब्दों की जो योजना आगे के लेखक, पिछले लेखक जो करते चले आए हैं, वो जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैसा नहीं किया। फिर यहाँ से पंक्ति इंपॉर्टेंट है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। तो गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक जो है वो किनके काव्य में मिलती है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के काव्यों में बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। तो जो प्रेम घन है, इन्होंने पुरानी परंपरा का, जैसे पहले रचनाएं होती थी उसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था, तो उसी पुरानी परंपरा का निर्वाह जो है वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन ने किया है अपने काव्य में। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी होती है जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था, इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्ध मूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। तो ये बालकृष्ण भट्ट की भाषा के लिए शुक्ल जी कह रहे हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंग स्थलियों मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। तो यहाँ पर सबकी भाषा के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, इन सब की भाषा की विशेषता जो है इन पंक्तियों में बताई गई है।
हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। उनकी लिखावट में न उडीयमान और अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, न औदार्य, सौकर्य और मुख्यर्य ऐसा रूप। फिर यहाँ से ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि भारतेंदु के समय में जो कोने में जो लेखक तैयार हुए थे वो भारतेंदु के निधन के बाद में भी बराबर साहित्य की सेवा जो है वो वैसे ही करते रहे। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वालों में जैसे अंबिका दत्त व्यास, ये धर्म संबंधी विषयों पर लिखते थे, ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, समाज पत्रों में राजनीतिक नातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। यानी ये वो इस तरीके के धर्म संबंधी विषयों पर लिखते थे। सारांश यह है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा। यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र, उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। यहाँ पर बता रहे हैं शुक्ल जी कि अब तक तो हमने ऊपर जो देखा वो भाषा और शैली के संबंध में ही देखा लेखकों की। अब उनका दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्था क्या थी वो चीजें अब हम लोग आगे देखेंगे। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीव या जिंदा दिली। तो ये सामान्य जो हरिश्चंद्र के समसामयिक लेखक जो पाए जाते हैं उनमें इस तरीके का गुण पाया जाता है। सब में हास्य विनोद की थोड़ी मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। तो ये पंक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोग ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। यानी शिक्षित समाज में जो संचारित भाव थे उनको भारतेंदु मंडल के लेखकों ने बहुत ही अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कौतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई न पड़ता। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग पर उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। तो ये विशेषता थी भारतेंदु मंडल के लेखकों की। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, ना कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु। यानी दोनों एक में मिल जाए, ना कि ऊपर से रखी हुई वस्तु कोई समझ में आए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ये पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी जा चुकी है। ये किसकी पंक्ति है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ब्रज भाषा में लिखे गए थे उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक, ये पेपर में पूछा जा चुका है। इसके रचनाकार भी आप लोग याद रखेंगे, महाराज विश्वनाथ को छोड़ किसी में नाटकत्व तो ना था। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले जो नाटक लिखे गए थे ब्रजभाषा में, उसमें अगर महाराज विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन नाटक छोड़ दे तो किसी में नाटकत्व तो जैसी कोई चीज नहीं थी। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके 1925 में प्रकाशित किया। तो सबसे पहले हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर जो बंगला का नाटक है उसका अनुवाद करके हिंदी में 1925 में प्रकाशित किया। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे पर वह पूरा ना हुआ। तो इसके ये अनुवाद के पहले भी वो प्रवास नाटक
जो है वो लिख रहे थे। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक लिखे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। तो यानी प्रताप नारायण मिश्र और बद्रीनारायण ने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही अनुसरण किया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का जैसे वीर, नारी, पद्मावती, कृष्ण कुमारी अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे। इस उदासीनता के कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती और उनका अच्छा प्रसार होता। नाटक दृश्य काव्य है। तो यहाँ पर जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, भारतेंदु की बात की नाटक जो है उसकी जो परंपरा है वो शिथिल हो गई, क्योंकि उस समय उपन्यासों की तरफ लोगों की रुचि जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी। तो लोग जो है लेखक जो है वो उपन्यास ही लिखने लगे, नाटक उन्होंने लिखने कम कर दिए। और दूसरा इसका कारण ये भी है कि जो अभिनय संस्थाएं थी वो भी प्रसार नहीं कर रही थी। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय व अवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी फारसी कंपनियां थी वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार ना थी। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक तो उपन्यासों का परंपरा, उपन्यास की तरफ लोगों की रुचि बढ़ने लगी थी। दूसरा कारण ये था कि जो उनका अभिनय, नाटकों का अभिनय नहीं हो रहा था, जिससे लोगों की रुचि जो है वो कम हो रही थी। अभिनय इस वजह से नहीं कर रहे थे क्योंकि जो अभिनय करने वाली जो फारसी कंपनियां थी वे उर्दू के अलावा हिंदी के नाटकों का अभिनय जो है वो कर ही नहीं रही थी। तो इसलिए नाटकों के प्रति लोगों का रुझान जो है वो और भी कम हो गया। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे। यानी ये तीनों लोग ही उद्योग करके अभिनय का प्रबंध जो है वो किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। यानी कभी कभी नाटक में स्वयं भी अभिनय किया करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल, यानी पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक जो है का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था उसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया था। यानी उसमें भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया था जानकी मंगल में। यह अभिनय देखने काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे। यानी जो महाराजा थे ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे देखने के लिए। इसका विवरण 8 मई 1868 को इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। कश्मीर कुसुम राज तरंगिणी का कुछ अंश, यानी जो कश्मीर कुसुम है इसमें राज तरंगिणी का कुछ अंश है। और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर और जयदेव की जीवन व्रत लिखकर जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए। यानी नई नई दिशाएं जो है वो साहित्य को भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है नई नई दिशाएं जो है साहित्य को दे रहे थे। पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति ना दिखाई पड़ी। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकर लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे राजनीतिक, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग, कल्पना। इस तरीके के जो छोटे छोटे लेख हैं वो प्रकाशित हो रहे थे पत्रिकाओं में। लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे। जीवन चरित्रों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्ति के साथ भाव व्यंजना भी गुम्फित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचार खंड कुछ उक्ति वैचित्र के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में पाई जाएंगी। तो बता रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो साहित्य को नई दिशा दी, लेकिन जो उस समय के लेखक थे उनमें ये प्रवृत्ति जो है वो नहीं दिखाई पड़ रही थी। वो लोग क्या कर रहे थे कि पत्रिकाओं में वो छोटे मोटे लेख जो है अलग अलग विषयों पर लिख कर रहे थे, जैसे राजनीतिक, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र और ऐतिहासिक प्रबंध में लेख जो है वो पत्रिकाओं में निकल रहे थे। जैसे कि कहा जा चुका है कि हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल में प्रायः सब लेखकों में थी।
प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य अवलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादों की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले पुराने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे लेखकों के, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की ओर मुंह के बाल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी। तो उनको अच्छा खासा जो है वो मिल जाता था विषय लिखने के लिए। लेखकों को नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। तो अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके पीछे राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू, यानी परीक्षा गुरु के बाद ही निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू उपन्यास, और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान, ये 2 उपन्यास जो हैं, छोटे छोटे उपन्यास जो हैं वो लिखे गए। सबसे पहले परीक्षा गुरु, उसके बाद में निस्सहाय हिंदू, उसके बाद में नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, छोटे छोटे उपन्यास जो है वो निकले थे। उस समय तक बंग भाषा से बहुत अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य की इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा न कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदनंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। तो उन्होंने बंगला के उपन्यासों बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद जो है बाबू गदाधर सिंह ने किया। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। पीछे तो राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही, यानी इन लोगों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया, अनुवाद करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। इन उपन्यासों में देश के सर्वमान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। प्रथम उत्थानकांत होते होते तो आधुनिक उपन्यासों का तांता बन गया, यानी बहुत सारे उपन्यास जो है वो अनुदित उपन्यासों का जो है वो तांता बन गया, यानी अनुदित उपन्यास जो है बहुत सारे लिखे जाने लगे। पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार ना हुआ था। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बंगला के शब्द और मुहावरों तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, सिहरना, धू धू करके जलना, छल छल आंसू गिरना इत्यादि। इन अनुवादकों में बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों का ढंग का अच्छा परिचय हो गया। यानी कि वो अनुवाद जो कर रहे थे लेखक, वो कहीं कहीं बंगला के ही शब्द वैसे ही रख देते थे उपन्यासों में। स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई। हिंदी गद्य की सर्वतोन्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 2500 पत्र पत्रिका हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम आगे दिए जाते हैं। और इन्हीं पत्रिकाओं में जो कहानी उपन्यास वगैरह है वो निकलते थे, जिसमें सबसे पहली पत्रिका है अल्मोड़ा अखबार, संवत 1928, संपादक हैं इसके सदानंद सलवास। दूसरी पत्रिका है हिंदी दीप्ति प्रकाश, कलकत्ता से निकलती थी, और 1929 कार्तिक प्रसाद खत्री जो थे इसके संपादक थे। बिहार बंधु, संवत 1929, केशव राम भट्ट। ये जो पत्रिका है ये इंपॉर्टेंट है। सदादर्श, दिल्ली 1931, लाला श्रीनिवास दास। काशी पत्रिका 1933, बलदेव बीए, शिक्षा संबंधी ये एक मासिक पत्रिका थी काशी पत्रिका। भारत बंधु 1933, तोताराम, अलीगढ़ से ये पत्रिका जो है वो निकलती थी। भारत मित्र, कलकत्ता, संवत 1934, रुद्रदत्त इसके संपादक थे। मित्र विलास, लाहौर से पत्रिका निकलती थी 1934, कन्हैया लाल। हिंदी प्रदीप, प्रयाग से ये पत्रिका निकलती थी संवत 1934, पंडित बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे, और ये मासिक पत्रिका थी। और ये पत्रिका जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। आर्य दर्पण, शाहजहांपुर 1934, बख्तावर सिंह। सार सुधा निधि, कलकत्ता 1935, सदानंद मिश्र। उचित वक्ता, कलकत्ता 1935, दुर्गा प्रसाद मिश्र।
सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर 1936 वंशीधर। भारत सुदशा प्रवर्तक फर्रुखाबाद 1936 गणेश प्रसाद। आनंद कदम्बिनी, ये इंपॉर्टेंट पत्रिका है, वो पेपर में पूछी जाती है। आनंद कदम्बिनी मिर्जापुर 1938, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और ये एक मासिक पत्रिका थी। देश हितैषी अजमेर 1936, दिनकर प्रकाश लखनऊ 1940 रामदास वर्मा। धर्म दिवाकर कलकत्ता 1940 देवी सहाय। प्रयाग समाचार 1940 देवकी नंदन त्रिपाठी। ब्राह्मण, ये इंपॉर्टेंट पत्रिका है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। ब्राह्मण कानपुर से निकलती थी ये पत्रिका 1940, प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। शुभ चिंतक जबलपुर 1940 सीताराम। सदाचार मार्तंड जयपुर 1940 लालचंद्र शास्त्री। हिंदुस्तान इंग्लैंड 1940 राजा रामपाल सिंह, और ये दैनिक पत्रिका थी। पीयूष प्रवाह, ये भी इंपॉर्टेंट पत्रिका है। काशी 1941 अंबिका दत्त व्यास। भारत जीवन काशी 1941 रामकृष्ण वर्मा। भारतेंदु वृंदावन से पत्रिका निकलती थी 1941 राधाचरण गोस्वामी। और लास्ट पत्रिका है कवि कुल कंज दिवाकर, बस्ती 1941 रामनाथ शुक्ल जो है उसके संपादक थे। तो कुल 27 पत्रिकाएं जो है दी हुई हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े ही दिनों तक चलकर बंद हो गई, यानी सारी पत्रिकाएं जो हैं ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोक हित साधन और हिंदी की सेवा की, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, दैनिक हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। ये पत्रिकाएं जो है वो बहुत दिन तक चलती रही। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, जिसने पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत कुछ कार्य किया था। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कंदाबिनी जो है साहित्यिक पत्र थे। तो ये पेपर में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कंदाबिनी ये किस प्रकार के पत्र थे, इनका विषय क्या था। तो ये एक साहित्यिक पत्र थे। इनमें बहुत कुछ सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यानी कि जो आर्थिक रूप से सहयोग लोग जो है वो नहीं करते थे पत्रिकाओं को। हिंदी प्रदीप को तो कई बार बंद होना पड़ा। ब्राह्मण संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी। ये जो पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्ति जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है और उन्होंने ये ब्राह्मण में निकाली थी। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने संवत 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का एक संवाद पत्र और प्रेम विलासनी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। तो प्रेम विलासनी पत्रिका किसकी है? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री की है। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने बहुत दौड़ धूप की। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र और छोटू लाल मिश्र ने 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटू लाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ता में भारत मित्र कमेटी जो है वो बनी और भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी संवाद पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। भारत मित्र प्रारंभ काल में जब पंडित छोटू लाल मिश्र इसके संपादक थे, तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। भारत मित्र में जो है लेख दिया करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन जब इसके संपादक कौन थे? छोटू लाल मिश्र थे। उसी संवत में लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी पत्र ना था, केवल ज्ञान प्रदायिनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र द्वारा निकलती थी। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका किसके द्वारा निकलती थी? बाबू नवीन चंद्र के द्वारा जो है वो निकलती थी, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त मोहम्मद की
बातें रहा करती थी। उसके पीछे जो हिंदी बांधव निकला उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी, केवल हिंदी का एक पत्र ना था। कवि वचन सुधा की मनोहर लेखन शैली और भाषा पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्विनी होती थी। भारतेंदु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र में शोक जो है वो प्रकाश किया गया था और उनके नाम का संवत चलाने का आंदोलन जो है वो उठाया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के मरणोपरांत। इसके उपरांत संवत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता, तो संवत 1935 में दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता जो है वो पत्र निकला और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधाने थी। ये दो पत्र जो है कलकत्ते से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में सहयोग दिया था। पीछे कालंकाकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और संवत 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला। तो राजा रामपाल सिंह जी ने हिंदुस्तान नामक पत्र जो है वो इंग्लैंड से निकाला था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे संवत 1942 में यह दैनिक पत्र के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य व पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। तो इस किसके संपादक में? हिंदुस्तान। इसके संपादकों में इतने लोग जो हैं इसका संपादन कर चुके हैं: मदन मोहन मालवीय जी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ऐसे लोग जो हैं वो इसका संपादन, हिंदुस्तान का संपादन जो है वो कर चुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही मार्च सन 1884 ईस्वी में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारत जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया। तो पूछा जा सकता है प्रश्न पेपर में कि निम्न में से किस पत्र का नामकरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया? तो भारतीय जीवन पत्र का नामकरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था और इसको निकाला किसने था? बाबू रामकृष्ण वर्मा ने। तो यहाँ से जो है ये प्रकरण जो है वो समाप्त होता है। कल हम लोग इसका प्रकरण 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लासें अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली क्लासों को देख सकते हैं। मैंने इसके MCQs को भी कराया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं जाके। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोग क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।